एवरीवन, वेलकम बैक टू द सीडीपी क्लासेस। चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और हाँ, अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, आज हम डे 9 के साथ हैं यहाँ पे लेक्चर में, और डे 9 है हमारा अचीवमेंट का जो हमारा मूल्यांकन होता है वो, यानी अचीवमेंट इवैल्यूएशन, और प्रश्नों का निर्माण यानी क्वेश्चन फॉर्मेशन। ये एक लास्ट टॉपिक है जो सीडीपी में आपने 3 सेक्शन, बेसिकली सीडीपी डिवाइडेड है 3 सेक्शन में। जो सीडीपी है हमारा वो ए बी सी में इन्होंने दिया हुआ है, ए बी सी, और ए हमारा 10 मार्क्स, 15 मार्क्स सॉरी, और ये 5 और ये 10, इस तरीके से। आज जो ये 15 मार्क्स का ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद फिर बी पोर्शन इसका शुरू हो जाएगा जो कि इक्वल टू 5 मार्क्स है। वहाँ से 5 क्वेश्चन ही आने हैं। वो इन्होंने एक क्राइटेरिया डिफाइन किया हुआ है कि जहाँ से जितने क्वेश्चन आने हैं वहाँ से उतने ही आएंगे। तो देखिए, इससे 1 या 2 प्रश्न इस टॉपिक से पूछा जाता है, बट हाँ, जो भी प्रश्न पूछा जाएगा वो लेक्चर अटेंड करने के बाद आप डेफिनेटली उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चाहे आप पेपर 1 अटेंड कर रहे हैं, चाहे आप पेपर 2, आप जो भी अटेम्प्ट करेंगे वो यहाँ से बिल्कुल क्लियर आपको हो जाएगा। देखिए, मैं आपको एक बात और बता दूं आगे बढ़ने से पहले। जो डे 8 था उसकी हमारी एक्सरसाइज रह गई थी, तो वो एक्सरसाइज मैंने टेलीग्राम पे उसकी पीडीएफ अपलोड कर दी है। आप टेलीग्राम से पीडीएफ देख के और अपने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लीजिएगा। आंसर शीट भी उसके साथ ही दी हुई है, तो अगर कुछ भी गलत सही लगे तो आप वहाँ से देख के अपनी चीज़ें सही कर लीजिएगा। फिर भी अगर कोई डाउट, कोई क्वेरी बचती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, डे 9 के साथ आगे बढ़ते हैं। उपलब्धियाँ क्या होती है? देखिए, उपलब्धियाँ बेसिकली उसको डिनोट करता है, उपलब्धियाँ वर्ड, जब हम एक पूरे साल पढ़ाई करते हैं, पूरे साल हमने पढ़ाई करी और उसके बाद जो हमारे टेस्ट हुए, दैट इज़ अचीवमेंट टेस्ट, जिसको हम हाफ ईयरली या फिर ईयरली बोला जाता है। बेसिकली डिनोट्स टू द ईयरली, क्योंकि ये हमारी पूरी उपलब्धि का, हमने उस पूरे साल क्या सीखा उसका अचीवमेंट है। ठीक है, तो जो हमारा अचीवमेंट टेस्ट हुआ उसका मूल्यांकन कैसे होगा वो, प्लस वो जो अचीवमेंट टेस्ट है बेसिकली वो कैसे क्वेश्चन से मिलके बनेगा वो, ये सब ऑल अबाउट उसी के बारे में। अगर आप रिकॉल करेंगे अपने 11th 12th या फिर बीएड के टाइम के क्वेश्चन पेपर की, भाई आपने पूरे साल क्या पढ़ाई करी और अब आप साल के एंड में आप जो पेपर दे रहे हैं वो किस किस तरीके से आपका आता है, तो ये बेसिकली एक वही प्रोसेस है पूरा जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। बहुत शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, आप पूरे वीडियो तक बने रहिएगा। 5 मिनट की बात है, 5 मिनट में पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, और उस लेक्चर को कंप्लीट होने के बाद आप आसानी से जितने मैंने लास्ट में क्वेश्चन लिए हुए हैं उनको आसानी से सोल्व कर पाएंगे। देखिए, जो क्वेश्चन है घुमा फिरा के वही रिपीटेटिव नेचर के आ रहे हैं, तो मैंने बेस्ट वही कलेक्शन लिया है जो मेरे को थोड़ा सा डिफरेंट मिला। ठीक है, चलिए आगे। देखिए, सबसे पहले हम उपलब्धि के बारे में ही पढ़ेंगे कि उपलब्धि है क्या। चलिए देख लेते हैं एक बार इसको। उपलब्धि जो होती है हमारी, वे परीक्षाएं होती हैं जिनकी सहायता से विद्यालय में पढ़ने वाले विषयों और सिखाई जाने वाली कुशलताओं में छात्रों की सफलता या उपलब्धि का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। क्लियर है? बिल्कुल, ये वही अब हमारी हाफ ईयरली और ईयरली वाली बात हो रही है यहाँ पे, इससे अलग कोई और बात नहीं है। इसके लिए कुछ अलग अलग साइकोलॉजिस्ट, थ्योरिस्ट कह लो या बिहेवियरिस्ट कह लो, उन्होंने डेफिनेशन दी। इसमें रॉबिन्सन और गैरिसन की बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन चलती हैं, क्योंकि कभी कभी सीधा सीधा क्वेश्चन यूपी टेट, छत्तीसगढ़ टेट, एमपी टेट में क्या होता है कि आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ऐसा सी टेट में ना के बराबर होता है, बट क्योंकि पैटर्न चेंज करते एग्जामिनर को देर नहीं लगती, तो हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज भी होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम अप्लाइड, मतलब हमें पता होना चाहिए कि किसने क्या परिभाषा दी है। वैसे तो इसमें अप्लाइड कॉन्सेप्ट का ही मेन रोल है। रॉबिन्सन ने कहा कि उपलब्धि परीक्षण का निर्माण मुख्य रूप से छात्रों के सीखने, स्वरूप और सीमा का माप करने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसने क्या सीखा पूरे साल, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए उपलब्धि परीक्षण का निर्माण किया जाता है। और गैरिसन ने बोला कि उपलब्धि परीक्षा जो है बालक की वर्तमान योग्यता या किसी विशिष्ट योग्यता के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा का मूल्यांकन करती है कि भाई उसने पूरे वर्ष क्या सीखा,
ये हमें यही बताती है, ठीक है। थॉर्नडाइक कहते हैं कि थॉर्नडाइक जब उपलब्धि परीक्षण का हम प्रयोग करते हैं तब हम इस बात का निश्चय करना चाहिए कि एक विशिष्ट प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत व्यक्ति ने क्या सीखा। सब वही डिनोट कर रहे हैं घुमा फिरा के। आपने पूरे साल पढ़ाई करी, आपने हाफ ईयरली दिए, टर्म 1 दिए, आपने फॉर्मेटिव असेसमेंट्स दिए, लेकिन अब जब लास्ट में आपने पूरा ईयरली आपका होना है जिसके बेसिस पे आपका रिजल्ट, अचीवमेंट टेस्ट के बेस पे जो आपका रिजल्ट तैयार होना है, ये सब उसी को कहीं ना कहीं डिनोट कर रहे हैं। तो रॉबिन्सन, गैरिसन और थॉर्नडाइक तीनों को आप याद रखिएगा। घुमा फिरा के वही डेफिनेशन है, बट फिर भी लिटिल बिट डिफरेंस है, तो उस डिफरेंस को बस हमें जानने की जरूरत है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए उपलब्धियों के मूल्यांकन के बारे में बात करते हैं। उपलब्धियों का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? भाई टेस्ट तो कंडक्ट हो गए, अब जो इस टेस्ट से जो स्कोर बनेगा हमारा वो किस बिहाफ पे बनेगा। देखिए ये किस किस तरीके से हो सकता है। परसेंटेज होता है कि भाई आपको 100 में से 80 मार्क्स मिले, आपको 90 मार्क्स मिले तो ये 80% हो गए, 90% हो गए। एक ग्रेडिंग पैटर्न चलता है। ग्रेडिंग पैटर्न के क्या बिंदु होते हैं? वो 5 मेन बिंदु होते हैं। A+ जो सबसे ऊपर होता है वो A+ होता है, फिर A होता है जो कि एक्सीलेंट होता है, B वेरी गुड, C गुड और एवरेज D को डिनोट करता है यहाँ पे, ठीक है। यानी एवरेज जो बच्चा है D, उसको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है, और जो A+ है उसकी IQ बहुत अच्छी है, वो उस चीज़ को इंडिकेट करता है। देखिए उपलब्धि परीक्षण में या प्रश्नों का निर्माण, ये एक कॉमन बात है कि आपके उपलब्धि परीक्षण है वो कैसे हैं या फिर उसमें किस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण किया गया है। ये दोनों एक ही बात को डिनोट करती हैं, तो हम उसको देख लेते हैं। प्रमाणित परीक्षण, जो प्रमाणित परीक्षण होते हैं उसमें थॉर्नडाइक ने कहा है कि इसका अभिप्राय केवल यह है कि छात्र समान निर्देशों और समय की समान सीमाओं के अंतर्गत समान प्रश्नों, अनेक प्रश्नों के उत्तर देते हैं। जैसे 3 घंटे का कोई पेपर है, उसमें पार्ट ए पार्ट बी में वो डिवाइडेड है। अब पार्ट ए बी 10 में से 8 क्वेश्चन करने हैं और पार्ट बी में सबको 10 में से 5 क्वेश्चन करने हैं। तो दीज ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। अब उसमें कोई 10 में से 10 कर देता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको 100 में से 120 अंक मिल जाएंगे। भाई जितने नंबर का डिसाइड हो गया कि ये पेपर 100 मार्क्स का है और ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, पार्ट ए में आपको 8 क्वेश्चन के आंसर देने हैं और पार्ट बी में आपको 5 के देने, तो आपको फिर उतने के ही देने चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आपने ज़्यादा दे देंगे तो आपको ज़्यादा अंक मिल जाएंगे। भाई एग्जामिनर बहुत स्मार्ट होता है, उसको पता है सब कुछ, वो पेपर पढ़ के ही आ रहा है। चलिए अब इनका निर्माण क्या होता है? विषय विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है, उनके समूह के द्वारा किया जाता है, इंडिविजुअल द्वारा किया जाता है। देखिए हम लोगों के पेपर जो कोई बनाता था जब क्लास में, या तो हमारा क्लास टीचर बनाते हैं या फिर जब बोर्ड एग्जाम होते हैं तो वो ग्रुप ऑफ टीचर्स बनाते हैं, जिसके हिसाब से वो क्या करते हैं कि इनका निर्माण परीक्षा निर्माण के निश्चित नियमों और सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि वो कुछ भी अपनी मर्जी से बना लेंगे। सब चीज़ के लिए एक प्रेस्क्रिप्शन उन लोगों को दिया जाता है, इंस्ट्रक्शंस उन लोगों को दी जाती हैं कि भैया आपको ऐसा पेपर बनाना है, पेपर में ये चीज़ें होनी चाहिए, इतने घंटे का होना चाहिए। हर चीज़ें प्रैक्टिकल दी जाती हैं, ऐसा इम्प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं दिया जाता कि आपको 3 घंटे में 300 क्वेश्चंस सोल्व करने के लिए दे दिए जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, सब कुछ प्रैक्टिकली बनाया जाता है। अच्छा दूसरे की बात कर लेते हैं, ये है हमारा शिक्षक निर्मित परीक्षण। शिक्षक निर्मित परीक्षण देखिए क्या होता है कि आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अभी इनके बारे में भी आगे बात करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन कैसे होते हैं। भारत में अभी भी इस प्रकार के प्रश्न परीक्षणों का प्रचलन है। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के निर्माण की क्रिया में देखिए ये अब थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। कोविड के टाइम पे भी आपने देखा होगा कि बहुत सी परीक्षाओं को कन्वर्ट करके टोटली ऑब्जेक्टिव कर दिया गया था। इसका मोटिव 1 and 1 ओनली होता है कि बच्चे को रेटिफिकेशन से बचाना, रटने की प्रक्रिया से बचाना। निबंधात्मक प्रश्न में क्या होता है, अगर बच्चे को थोड़ा सा भी याद है तो वो एक ऐसी रटने की प्रक्रिया उसको आती है कि वो उस थोड़े के बिहाफ पे अपने, अगर उसको 50 वर्ड का कोई क्वेश्चन याद है तो वो 50 वर्ड के 500 बना के लिख देता है। तो वो एक उसकी नॉलेज अपग्रेड नहीं हो रही उससे किसी भी तरीके से। वो क्या है कि वो चीज़ें रट रहा है, वो समझ नहीं रहा, उसको बस इतना पता है कि मेरे को 50 वर्ड पढ़ने हैं और फिर 50 को 500 बना के कैसे लिखना है, घुमा फिरा के वही लिखना है, क्या लिखना है। तो उससे कोई अंडरस्टैंडिंग लेवल, कोई इसकी नॉलेज, कोई इसकी स्किल्स अपग्रेड नहीं होती। वस्तुनिष्ठ प्रश्न केवल और केवल परीक्षण ऐसा क्राइटेरिया है जिसके बिहाफ पे किसी भी बंदे की सही नॉलेज को टेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि इट्स टोटली बेस्ड ऑन कंसेप्चुअल। और अगर उसको वो चीज़ें आती हैं वो तभी कर पाएगा जब उसको उसकी समझ है, उसने उसको डेप्थ में पढ़ा है।
चलिए मौखिक परीक्षण की बात कर लेते हैं, जिसे हम वाइवा वॉइस भी बोलते हैं। देखिए पहले क्या होता था उच्च संस्थानों में कि वाइवा वॉइस ही ज़्यादातर कंडक्ट कराए जाते थे, लेकिन अभी रिटन टेस्ट होने लगे हैं सभी जगह, और इनका काम केवल और केवल प्रैक्टिकल, जब हम 10th-12th में होते तो हमारे प्रैक्टिकल में ही तो होता है वाइवा वॉइस, इसके अलावा कहाँ रहता है। अब इसका अस्तित्व नहीं है, ये बहुत पहले की बात थी कि जब हायर स्कूल में मतलब हायर क्लासेस में आप पहुँच जाते थे डिग्री लेवल पे, तो उस समय पे क्या होता था कि वाइवा वॉइस के तरीके से ही आपकी परीक्षा कंडक्ट करा दी जाती थी। और लेकिन अब चीज़ें लिखित होती हैं, और लिखित के बाद जो भी प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं उन प्रैक्टिकल का केवल वाइवा कंडक्ट किया जाता है, जैसे 12th लेवल पे PCB, होम साइंस आदि का। क्लियर है? चलिए आगे अब हम देख लेते हैं कुछ और प्रश्नों के प्रकार जो कॉमन प्रश्न होते हैं, दैट इज निबंधात्मक, एस्से टाइप, शॉर्ट, और ये आपका वेरी शॉर्ट। देखिए ऐसे टाइप के प्रश्न का क्या आशा है कि ऐसे लिखित उत्तर देना जो 1 या 2 पृष्ठों में लिखे हों, यानी जिनकी शब्द सीमा लगभग 500 शब्दों में हो, और विद्यार्थी को इस बात की छूट होती है कि वे उत्तर शब्दावली, उसकी लंबाई, उनके संयोजन अपने तरीके से कर सकते हैं। लघु उत्तरीय वो होते हैं कि उसमें थोड़ा मतलब निबंधात्मक जितना तो नहीं होता, लेकिन हाँ 100 वर्ड के आसपास का ये भी होता है। तो यहाँ पे आपको इसका प्रयोग जो होता है यूनिट टेस्ट में बेसिकली किया जाता है, क्योंकि यूनिट टेस्ट में क्या होता है कि आपने 3 यूनिट पढ़ी हैं, अब 3 यूनिट का टेस्ट लेना है, तो टीचर इसको प्रेफरेंस देते हैं वहाँ पे कि आपको 5 क्वेश्चन दे दिए 100 वर्ड ईच लिखने के लिए, तो उनकी तीनों यूनिट कवर हो गई। इसका मेनली जो रोल होता है वो हमारे ईयरली में होता है। अति लघु की बात करूँ तो अति लघु में ये वेरी शॉर्ट टाइप के होते हैं, इनके द्वारा निश्चित परीक्षा बिंदु इन्हें माना जाता है, और इनकी वस्तुनिष्ठ को ऑब्जेक्टिविटी को बेसिकली चिन्हित किया जाता है। इन प्रश्नों से ज़्यादातर विषय वस्तु के मूल को समझा जा सकता है, और यही अधिक विश्वसनीयता और वैध को बनाया जा सकता है। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि कौन से प्रकार के प्रश्नों से अधिक विश्वसनीयता या वैधता झलकती है, तो वो हमारे अति लघु या वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन ही होते हैं। अब इसके बाद वस्तुनिष्ठ परीक्षण आ जाता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण को क्या है कि ये M.A. राइस ने बेसिकली इस कंसेप्ट को दिया है। तो इन्होंने बोला कि यह वह परीक्षा है जो परीक्षक स्वतंत्रतापूर्व कार्य करने के बाद अंकों के संबंध में एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, समान उत्तरों के लिए समान अंक प्रदान करते हैं। आज इसी संदर्भ में हमारा हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो ऑब्जेक्टिव नेचर को होने लगा है। रीजन बिहाइंड कि देयर इज नो क्राइटेरिया टू इवेल्युएट द मीन्स निबंधात्मक टाइप के प्रश्न, ऐसे वो बस एक कुछ जगह रह गए हैं। जब आपका डिस्क्रिप्शन टाइप का पेपर होता है, वहाँ आप डिस्क्रिप्शन से आप 10 लाख बच्चों को जज नहीं कर सकते, आप केवल 10,000 बच्चों को जज कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन वाले पेपर से। क्लियर है? बिल्कुल। तो इसलिए ऑब्जेक्टिविटी को और पर्पसफुल बनाने के लिए ही ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों का निर्माण किया जाता है, और इसलिए आज हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वो सारे हमारे वस्तुनिष्ठ नेचर के होने लगे हैं। वस्तुनिष्ठ नेचर में भी बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, जैसे ट्रू एंड फॉल्स, मल्टीपल ऑप्शंस, मैचिंग, और इसके अलावा भी और भी होते हैं जो इसमें नहीं लिखे हुए, असर्शन रीजन होते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप होते हैं। तो वो सब हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में ही आते हैं। अब इनके बारे में देख लेते हैं कि ये किस प्रकार के होते हैं। बेसिकली वस्तुनिष्ठ परीक्षण, सरल पुनः स्मरण टेस्ट। इस टेस्ट के अंतर्गत क्या किया जाता है, परीक्षार्थियों को प्रश्नों के उत्तर स्वयं स्मरण करके लिखने पड़ते हैं। सत्य सत्य में केवल उनको उत्तर देने पड़ते हैं कि भाई क्या चीज़ सही है क्या गलत है, क्या सूर्य हमेशा पूर्व में उगता है, सत्य है असत्य है। तो इस तरीके से हमें देखना पड़ता है। बहुसंख्यक चुनाव टेस्ट के अंदर क्या होता है कि आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, और आपको इन ऑप्शंस में से देखना पड़ता है कि आइदर ए इज करेक्ट, बी, सी और डी। यहाँ एक से ज़्यादा ऑप्शन गलत या सही नहीं हो सकते। अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन आपका उत्तर है तो वो हमारा इनकरेक्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में आ जाता है। मिलान टेस्ट हमारा मैचिंग होता है, इधर ABCD इधर 1 2 3 4, तो इस कौन सा किससे कनेक्ट है ये हमें मिलान करके इसका उत्तर देना पड़ता है। और पूरक टेस्ट हम देख लेते हैं। इस टेस्ट में क्या होता है कि ये रिक्त स्थान बेसिकली फिलर टेस्ट होते हैं। सूर्य हमेशा डैश उगता है। क्लियर है? तो जो इस तरीके का क्वेश्चन होएगा वो पूरक टेस्ट होएगा।
अब चित्रात्मक क्वेश्चंस को देख लेते हैं। चित्रात्मक यानी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, ये प्राथमिक कक्षा के ज्ञान परख हेतु किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों में दिए गए चित्रों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। चित्र के आधार पर यह पूछा जा सकता है कि दिए गए चित्र में व्यक्ति क्या कर रहा है, किस तरीके की तस्वीर है, या व्यक्ति किस व्यवसाय से है। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन ये पिक्चर ये दे दी जाती है कि यहाँ पे एक माली है और वो पौधों में पानी लगा रहा है, तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि चित्र में दिया गया व्यक्ति कौन है। चित्र में दिया गया व्यक्ति कौन है, माली, मोची, किसान, या डी कोई भी हो सकता है। तो इस यहाँ पे बच्चे को माली टिक करना पड़ता है। तो वो बेसिकली ये छोटी कक्षाओं में केजी या फिर आपके फर्स्ट तक इस तरीके के क्वेश्चन चलते हैं, क्योंकि उसमें बच्चे थोड़ा पिक्चर आइडेंटिफाई करने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं और वही क्राइटेरिया है उनकी नॉलेज को भी जज करने का। अब यहाँ हमारी थ्योरी कंप्लीट हो गई है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो बार बार पूछे गए हैं और जिनके आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। देखिए अब कैसे आप इनको चुटकियों में हल कर देंगे क्वेश्चंस को। 1 बाय 1 देख लीजिए, बस 1 मिनट का काम है, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगना आपका। ये देखिए सब आपके ही लिए है और आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट जरूर कीजिए, अपनी थ्योरी को जरूर रिवाइज करिए। एक थ्योरी तभी पर्पसफुल बनती है जब आप उसके पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल कर लें। उससे क्या होता है कि आपको एक कॉन्फिडेंस जनरेट होता है आपके अंदर कि हाँ आपने जो पढ़ा है, जितना पढ़ा है वो सफिशिएंट है या नहीं है, क्या आपको और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको कितना और रिवाइज करने की ज़रूरत है। रिवाइज चीज़ों को जरूर करते रहिएगा, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है जो आपने आज पढ़ लिया वो 48 घंटे 72 घंटे याद रह जाएगा, लेकिन जब आप उसको 10 दिन 15 दिन बाद उठा के देखेंगे तो भाई वो सब पानी सिर के ऊपर से चला जाएगा। तो अपना पढ़ते रहिए, क्योंकि CTET बार बार देना कोई एक लॉजिक नहीं है किसी भी तरीके का। इतने स्टूडेंट्स बैठते हैं हर साल, 20-20 लाख बच्चे बैठते हैं और उसमें रिजल्ट क्या इतना रहता है 2%, 20%, मतलब 18%। तो भाई उसको कम से कम 60, 70, 80% पे तो लेके आओ। अगर 100% नहीं है तो कम से कम ये वाला जो यूथ है वो हटे, उसमें आगे जुड़े। तो इतना मतलब ये टिपिकल पेपर नहीं है कि आप इसको अगले अटैम्प्ट के लिए इसके लिए भी वेट किया जा सके। और फिर अगर आप ये अटैम्प्ट कर लेंगे तो आपके लिए सारे रास्ते खुल जाते हैं आगे तक के फॉर्म भरने के लिए। अगर आप इसी चैनल पे अटके रहेंगे तो देखिए आगे के सारे रास्ते बंद है। फिर आपको ये फर्स्ट गेट तो खोलना ही खोलना है अपनी एंट्री का, मस्ट है। बस ये पढ़ लीजिए, जितना चैनल पे है आप डेफिनेटली उसको क्रैक कर देंगे। अलग से अगर आपको पढ़ने की ज़रूरत लगे तो आप मैथ वगैरह के क्वेश्चंस थोड़े से देख लीजिएगा, और उतनी मैथ्स हम लोगों को आती है। अगर मैं क्योंकि SST वालों को तो क्लास 1 to 5 में देना है और उतना मैथ्स उनको सबको आता है, और जो मैथ्स और साइंस वाले हैं उनको ऑलरेडी ऑटोमेटिकली भाई वो BSc तक अपना मैथ्स या फिर 12th तक तो मैथ पढ़ाई है। मैथ साइंस वालों ने नहीं पढ़ा है तो अप टू 10th लेवल पढ़ाई है, तो उतना वो सफिशिएंट है उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए कि हाँ मेरे को कितना आता है। चलिए फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, छात्र की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? क्या प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणी प्रदान करना, ये ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग करना? ये बाकी दोनों गलत है। देखिए ग्रेडिंग पद्धति ही सबसे हमारी बेस्ट मेथड है किसी भी उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए, ये आप याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, उपलब्धि परीक्षण किया जा सकता है? उपलब्धि परीक्षण किया जा सकता है शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, तकनीक, भाई कहीं भी कर लो आप। शिक्षा के क्षेत्र में कर लो, व्यवसाय में भी आपके अप्रेजल टेस्ट होते हैं, वहाँ भी आपका होता ही होता है। टेक्निकल में आपके टेक्निकल टेस्ट होते हैं, वहाँ भी होता है कि उपलब्धि परीक्षण हर एक जगह वैलिड है। तो ये सब जगह किए जाते हैं और किए जा सकते हैं, दोनों ही बात है। अच्छा तीसरा क्वेश्चन है कि परीक्षा के प्रकार के कौन कौन से होते हैं? मौखिक भी होती है, लिखित भी होती है। अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं। लिखित हमारी वही सारे हो गए, निबंध, वस्तुनिष्ठ, अति लघु, लघु, ये सब हो गए। और मौखिक हमारा वाइवा वॉइस। तो दोनों प्रकार की हमारी इंक्लूडेड होती है इसमें। ये फोर्थ इनमें से कोई नहीं था, ये फोर्थ खाली नहीं है, तो C, थर्ड इज द करेक्ट आंसर।
फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, आजकल इस बात पर अधिक जोर दिया जाता है कि छात्रों में विषय वस्तु को रटने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए प्रश्नों का निर्माण किया जाए। किस प्रकार के प्रश्नों में बालकों की रटने, अभी हम पढ़ के आए हैं, निबंधात्मक प्रश्न केवल और केवल ऐसे होते हैं जो रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं। जिससे बचने के लिए अब ऑब्जेक्टिव टेस्ट शुरू कर दिए गए हैं या किए जा रहे हैं, जिसका मोटिव इसको हटाना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देख लीजिए। छात्रों के मूल्यांकन के लिए पूरक प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पूरक प्रकार के प्रश्न कौन से होते हैं? अभी हम पढ़ के आए थे, लघु पूरक है, लघु पूरक है और निबंधात्मक पूरक है। क्लियर है? बिल्कुल, जहां लिखना पड़े अपनी सोच को, वो सब पूरक प्रश्न हैं। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षा के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, जिनकी उसके बारे में चिंतित है वो, कि भाई जिसके जो ले रहे हैं परीक्षा उसके बारे में वो कितना सही है। तो इसके बारे में क्या जज किया जाएगा? वैधता, वैलिडिटी नहीं हो सकती। ये थोड़ी ना है कि अब वो आज बना दिया तो वो 30 दिन बाद एक्सपायर हो जाएगा, दवाई थोड़ी ना है। संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के लिए देखिए ये डिपेंड करता है कि आपका हाफ ईयरली है या ईयरली है, ये उस चीज़ पे डिपेंड करेगा। ये यहाँ पे डिपेंडेंसी इसकी नहीं है। प्रश्नों के प्रकार, यहाँ पे कोई फिक्सिंग नहीं हो सकती। आप टोटल ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं, टोटल सब्जेक्टिव ले सकते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। केवल और केवल विश्वसनीयता ऐसी है जिसको यहाँ पे जज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन से एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है? ये इस तरीके के वर्ड जरा पकड़ के रखिए। प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, क्या ये सही नहीं है? भाई ये संगठित नहीं करेंगे तो रिजल्ट कैसे बनेगा? किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया लेना बहुत जरूरी है। प्रश्नोत्तरी परिचालित करना, समय समय पर संचालित करना बहुत जरूरी है। स्व आकलन का संबंध इससे नहीं है। स्व आकलन इज द स्वोट एनालिसिस, जो कि जिसका योगदान यहाँ हमारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके संदर्भ में नहीं होता। ये पर्सनल लेवल पे चीज़ें होती हैं जो की जाती हैं। 8वां क्वेश्चन देख लीजिए। ये वो मिलान वाला भी इस तरीके के बन जाते हैं क्वेश्चन, लेकिन ये दूसरे तरीके से पूछा गया है। कौन सा प्रश्न ठीक तरह से मिला हुआ है? बिल्कुल सही है। क्या आप पढ़ के देखिए, जो आपको पढ़ने में सही लगेगा वो यहाँ पे सही है। क्या आप अपने विद्यार्थियों को उनकी मूल्यांकन गणित की उपलब्धि क्या, अगर खाली गणित का है तो उसके आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? पिछली रात दूरदर्शन पर दिखाए गए सृजनशील क्रिकेट मैच, ये तो बिल्कुल ही गलत है। इसके साथ यहाँ पे सृजनशील वर्ड नहीं आएगा। जड़ी बूटियों द्वारा चिकन अनुप्रयोग पकाने हेतु पाक विधि लिखे, क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या ऑप्शन है। तो फोर्थ देख लीजिए, ये सही है और इसको पढ़ के ही आपको सही लगेगा। निर्धारित कीजिए कि जो दिए गए मापक हैं विश्लेषणों में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। बिल्कुल पढ़ने में भी कितना अच्छा लग रहा है और वैसे भी सही है। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर हियर। क्लियर है? बिल्कुल। होप आपको उपलब्धि परीक्षण और जो भी प्रश्नों का निर्माण है उसके बारे में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। देखिए नेक्स्ट लेक्चर में जब हम पढ़ेंगे तो वो हम 5 मार्क्स में ये हमारा पूछा जाता है सीधा सीधा CDP में, और 5 मार्क्स का ये पूछा जाता है अदर सब्जेक्ट की पेडागोजी में। तो टोटल 10 क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। आप चैनल पर बने रहिए, लेक्चर एक भी मिस मत कीजिए। 15 दिन में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। तो CDP से तो आप फिर कैसा भी क्वेश्चन उठा लीजिएगा, वहाँ आप सारे वो सोल्व कर ही लेंगे। तो हम कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स जो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, पूरा कंप्लीट एक साथ ही पढ़ेंगे। इसको बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट करके नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक बार में ही पढ़ा हुआ सही रहता है। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और चीज़ों को रिवाइज करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए बाय बाय, टेक केयर।